students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और अपनी रोज़ की स्टडी रोज़ इन वीडियोस को देख के कर रहे होंगे। इनके साथ जो पीडीएफ फाइल मैं आपको भेजता हूँ वहाँ से आप चैप्टर की नोट जो है वो उतार सकते हैं, फिर नोटबुक पूरी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक लेटेस्ट टॉपिक को। ये लेटेस्ट टॉपिक फिलहाल ही हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है और इस सिलेबस के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो नया टॉपिक आया है इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना निश्चित है। जी हाँ, चैप्टर हमारा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि हर एक कंट्री के अपने कुछ नॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो है उस कंट्री के जो अकाउंटेंट हैं उनको उस कंट्री के रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने पड़ते हैं। ये तो हो गया कि डोमेस्टिक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाने पड़ते हैं, लेकिन एक ये भी बताया था कि IFRS इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये भी कुछ स्टैंडर्ड हैं जो हमारी कंपनियां अगर बाहर सेटल होती हैं तो इंटरनेशनली या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को अपनाती हैं ताकि वो अच्छी तरह जो है वहाँ पर अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकें, उनकी कॉस्ट डबल ना आए। एक तो डोमेस्टिक के लिए तैयार करना है और एक वहाँ के लिए तैयार करना है, तो कॉस्ट उनकी ज़्यादा ना आए, इसलिए वो IFRS जो है जो कंट्री के बाहर व्यापार करती हैं कंपनियां वो जो है IFRS के स्टैंडर्ड जो अपना लेती हैं। लेकिन अब हाल ही में हमारे सिलेबस में एक नई आइटम जुड़ी है, वो है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमारा मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट स्टैंड फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी हाँ, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बड़े ज़्यादा शोध के बाद, बड़े ज़्यादा अमेंडमेंट के बाद, बड़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के बाद जो है ये इंडिया में लागू है। क्या है ये IFRS का एक लेटेस्ट वर्जन है बेटा। इट इज इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये IFRS का इंडियनाइज्ड वर्जन है जो इंडिया में लागू है। जो बाहर से आने वाली कंपनी है वो भी इसे अपनाती हैं, जो इंडियन कंपनी है वो भी इसे अपनाती हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल, सारे कस्टम्स को है वो लागू करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जी हाँ, नया टॉपिक है, 4 मार्क्स की थ्योरी आ सकती है, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना है। आसान भी है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो इंड AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जाहिर है कोई चीज नहीं आई है तो उसकी कुछ खूबियां तो होंगी। पहली खूबी इसकी है कि मॉडिफाइड वर्जन है IFRS का। हम इंडियन स्टैंडर्ड में जो डोमेस्टिक जो थी वो इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करती थी, लेकिन जो हमारी ऐसी कंपनियां जो हमारे देश से बाहर एस्टेब्लिश हैं उनको IFRS का जो है वो लागू करना पड़ता था। पूरा स्टैंडर्ड जो है वो लागू करना पड़ता था। ये IFRS का एक मॉडिफाइड वर्जन है। जी हाँ, दीज आर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ IFRS। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये कम्प्रीहेंसिव है, ये वाइड रेंज तक कवर करता है। किसकी वाइड रेंज कवर करता है? जितने भी प्रकार के रिवेन्यू हैं इन सब के बारे में अच्छी तरह ये जो है वो नॉलेज प्रदान करता है। रिवेन्यूज को कैसे नोट करना है, एक्सपेंसेस को कैसे डील करना है, एसेट्स को कैसे डील करना है, लायबिलिटी के साथ कैसे प्रेजेंटेशन होगा, उसका इक्विटी कैसे नोट की जानी है। जी हाँ, ये रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन एलिमेंट्स हैं, इनको किस तरह अच्छी तरह से डील किया जाए, इनके बारे में वाइड रेंज ऑफ कवरेज कर लेता है। ये कम्प्रीहेंसिव है, हर के ऊपर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल लागू होने चाहिए उनको लागू किया जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इसकी जो बैलेंस शीट शो होती है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो एसेट्स के हैं, चाहे वो लायबिलिटी के हैं, चाहे वो कैपिटल के हैं, इक्विटी के हैं, वो सारे जो प्रिंसिपल उससे एसोसिएटेड है उनको साथ में जोड़ दिया गया है, तब वो शो होती है। ये इम्फेसिस करता है कि अकाउंट्स ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाए, अकाउंट्स में उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, किसका वर्क था, किसको इस जिम्मेवारी से करना था और कहाँ पर कौन सी चीज शो होनी है, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है वो ये निर्धारित कर देते हैं। जी हाँ, ये मॉडिफाइड वर्जन है, इसीलिए इन्हें अपनाने में फायदा ही होता है और इंडिया में इन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाने के लाभ क्या है? देखिए 6 ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव कह लो या बेनिफिट कह लो। जी हाँ, इससे अकाउंट्स को प्रेजेंट करने में यूनिफॉर्मिटी आती है। जी हाँ, अकाउंट्स अच्छी तरह यूनिफॉर्म तरीके से, काम वही है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का था, नया वर्जन है, जो उसके वक्त थे वही इसके वक्त हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, पर ये मॉडिफाइड रूप है, इसलिए मॉडिफाइड चीजों को अपनाना पड़ता है। टाइम टू टाइम ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम मॉडिफाइड चीजों को अपनाएं। तो ये जो नया टॉपिक आया है इसने वही फंक्शन करने हैं जो पिछले के थे, लेकिन इसमें कुछ एडिशन
कुछ अमेंडमेंट हुआ है जिसको कि करके जो है वो एक नया, जैसे 1956 कंपनी एक्ट था उसको 2013 में बना दिया गया अमेंडमेंट के बाद। इसलिए जो पुराने आईएफआरएस के स्टैंडर्ड थे, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, उसको इंप्रूव करके जो है मॉडिफाई वर्जन लाया गया है। इसके अंदर अकाउंट्स को प्रेजेंट करने में यूनिफॉर्मिटी होती है, अर्थात अकाउंट्स अच्छी तरह प्रेजेंट हो जाते हैं। दूसरा, अकाउंट्स के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई चीज फ्रॉड नहीं की जा सकती, कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। अकाउंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी आती है, अर्थात जो पॉलिसीज एक बार ली गई थी ईयर टू ईयर उन्हीं पॉलिसीज को जो है अपनाया जाएगा। इसी तरह से यहाँ जितनी भी अलग अलग पॉलिसीज अकाउंट को नोट करने की मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अलग अलग राय लोगों के अकाउंटेंट्स की होती है, या उन सब से छुटकारा हो जाता है, क्योंकि इसी आईएफआरएस के जो स्टैंडर्ड हमारे को रिटर्न में मिले हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को शो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कंडीशन में सबसे ज्यादा ये सुइटेबल है। जी हाँ, इंडियन कंडीशन में इंडियन के जैसे बिजनेस के इन्वायरमेंट है, उसी तरह के बिजनेस के इन्वायरमेंट के अंदर पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर जो है बनाया गया, इसीलिए इंडियन इन्वायरमेंट में ये कंडीशनली फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो डाटा होता है वो यूजर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेनली अगर मैं कहूँ तो इन्वेस्टर के लिए इसका डाटा जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बेटा इसको आपने अच्छी तरह स्टडी कर लेना है और नोटबुक में नोट कर लेना है।